श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 वर्ष हाल ही में पूरे किए हैं। इस सरकार का पहला कार्यकाल वर्ष 2014 से 2019 तक रहा और उसके बाद दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। इन 8 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने समावेशी विकास के मॉडल के साथ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार का मूल मंत्र है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। श्रोताओं, इन 8 वर्षों के दौरान सरकार ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए और इस सरकार की अब तक की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, इस बारे में बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी। शशांक जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। विकल जी नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार। जी शशांक जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की बीते जो 8 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, इस दौरान सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपकी नजर में क्या हैं? विकल्प जी, अगर मैं आपके इस सवाल को 2 हिस्सों में तोड़ूं तो मेरा उत्तर बड़ा आसान हो जाता है। जी। पहला तो यह कि जो प्रारंभिक 5 साल का कार्यकाल था, उसके बाद जो चुनाव हुए और उसमें जो इस सरकार ने दोबारा वापसी की और ज्यादा सीटों से वापसी की, जी। मुझे लगता है कि वो पहले 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का ही प्रतिफल है। जी। तो उस दौरान में जो योजनाएं लाई गई, जो कार्यक्रम चलाए गए, जी। एक तो पूर्ण बहुमत की सरकार लगभग 25 वर्षों के बाद बनी। जी। तो एक दम के साथ, एक पूरे विश्वास के साथ जो योजना बनाने और उनको क्रियान्वयन करने का जो मादा इस सरकार में था, वो किसी न किसी तरह में उतना गठबंधन की सरकारों में वो संभव नहीं था। जी। तो उसका असर भी दिखा। जैसे जनधन योजना जब लागू की गई, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछले 2 दशकों से। जी। तो जो स्थानीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जो योजनाओं के लीकेजेस होते थे, जो छोटे छोटे गरीबों के लिए जो पैसा आता था उसको खा जाते थे, जो उसके लिए अनुदान की जो राशियां थी, उसको तोड़ने के लिए जो जनधन की योजनाएं, जिसमें मोबाइल, आधार कार्ड और बैंक खाता, जिस तरह से बैंक खाते खोले गए और उनके साथ इनको क्लब किया गया, जी, उससे जो लीकेजेस खत्म हुए हैं। जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी हाल में तो मैंने कोई आंकड़े नहीं पढ़े हैं, लेकिन मुझे याद है 2020 दिसंबर तक 1,70,000 करोड़ रुपए के जो लीकेजेस हैं, उसको सरकार बचाने में सफल रही है। अच्छा। तो जो ये सवाल उठता है कि सरकार के पास गरीब कल्याण के लिए इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, या उज्ज्वला योजना के लिए, या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तो जो लीकेजेस रोके जा रहे हैं वो पैसे कहीं ना कहीं गरीबों के दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में व्यय हो रहे हैं। तो जनधन योजना है, या उज्ज्वला योजना है, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये जो कल्याणकारी भावना के साथ जो जनता के जीवन स्थिति को सुधारने के जो प्रयास हैं, ये तो बड़ी उपलब्धि रही है। जी। इसके अलावा जो नोटबंदी का एक निर्णय था, इसके अलावा जीएसटी को लागू करने का, मुझे लगता है इतिहास जब भी इन 8 वर्ष 10 वर्ष जब भी इनके कार्यकाल का मूल्यांकन करेगा, उसमें जो सबसे कठिन कार्य जो इस सरकार ने किया है वो जीएसटी को लागू करना है। जो वस्तु एवं सेवा कर है, इसको लागू करना बहुत आसान नहीं था। भारत जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स देश में, जहां पर छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों के बीच में एक तरह से एक परंपरा बन चुकी थी टैक्स इवेशन का, कर चोरी का, वहां पे आज सबको आप कर के ढांचे में ढाल देना, ये किसी सरकार के लिए बहुत सामान्य बात नहीं है। तो वो जो 5 साल का कार्यकाल था, जिससे संतुष्ट होकर ही जनता ने ज्यादा सीट दिए, तो वो 5 साल के कार्यकाल है। और मैं मानता हूं कि जो दूसरी पारी के 3 साल हैं, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो वैश्विक जो महामारी फैली, कोरोना का काल, इस संक्रमण के दौर में जिस प्रकार से मोदी सरकार ने धैर्य के साथ, विश्वास के साथ न केवल उस परिस्थिति से निपटी, बल्कि गरीबों को जो नुकसान हुए, जो लोगों का रोजगार गया, जो प्रवासी मजदूरों के साथ तकलीफें हुई, उनको जो गरीब कल्याण, मजदूर कल्याण, जो उनके खाते में पैसा देना, उनको अनाज देना, और मनरेगा के काम जिस तरह से खोल दिए गए, तो ये इस परिस्थिति से निपटने के लिए जो सरकार ने किए, और उसके साथ साथ
देश को सुरक्षित रखने के लिए जो स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करवाना, विदेशी वैक्सीनों की व्यवस्था करना और देखते ही देखते 1.5-2 वर्षों में पूरे देश को वैक्सीनेट कर देने की जो मुहिम चलाई गई, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में से है। इतिहास इनको दर्ज करेगा अपनी पुस्तकों में। बिल्कुल ठीक कहा शशांक जी। सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो कि इसके पहले की गठबंधन सरकारें शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। और मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा 2 ऐसे मसलों का। उसमें से एक है अयोध्या का जो राम मंदिर वाला मसला, दूसरा जम्मू कश्मीर का धारा 370 का। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि 2 ऐसे मसले थे जो सालों साल से लंबित पड़े हुए थे और कहीं न कहीं समाज में जो है एक तनाव का, देश में तनाव का कारण इससे बने हुए थे। उन्हें सरकार ने बहुत सुगमता से सुलझा दिया। देखिए, जहां तक राम मंदिर का जो मसला है, ये मसला तो एक ऐतिहासिक मसला था जी, और स्वाभाविक पर नए सरकार के बस में था इसको सुलझाना जी, और समाज के द्वारा भी जो प्रयास हुए वो सफल नहीं हुए जी। तो इसके लिए तो हम बधाई देंगे हमारी न्यायपालिका को, जिन्होंने बहुत सुगमता और सरलता के साथ एक अच्छे वातावरण में इस समस्या का समाधान किया जी। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, धारा 370 जी, एक समय हम जब धारा 370 को हटाने की जब बात आती थी, कश्मीर को भारत के साथ मिलाने, हम तो कहते तो थे कि भारत कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन धारा 370 कहीं ना कहीं इस वाक्य में एक फांस की तरह लगती थी, एक रोड़ा बनी हुई थी जी। और जब भी हम चर्चा करते थे, कॉलम्स पढ़ते थे, समाचार पत्रों में पढ़ते, तो ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा काम है जी। और 5 अगस्त को इतनी आसानी से एक दिन के भीतर लोकसभा में बिल लाना, पारित कर देना, दूसरे दिन विधानसभा में पारित कर देना, लगा ही नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा काम था। तब हमको महसूस होता है कि जो गठबंधन की सरकारें हैं या किसी समस्या को स्थायी रूप से सुलझा देने का एक विश्वास रखने वाली सरकार, जो इच्छा शक्ति हो उसकी कहीं कमी थी, अन्यथा इसको तो पहले भी सुलझा लिया जाता जी। एक बात और शशांक जी, अभी आपने हालांकि हमारे पहले प्रश्न के जवाब में जिक्र किया ही है कि ये जो सरकार है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। इस समाज के यदि विभिन्न वर्गों की हम बात करें, चाहे वो महिला वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, किसान वर्ग हो, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं? विकल्प जी, ऐसा है कि हमारा देश जो है जी, वो विविधता, जो हम जब बात करते हैं तो ये विविधता सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक तमाम चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन जो आर्थिक विषमता इस देश ने पिछले 75 वर्षों में देखी जी, ये ऐतिहासिक दृष्टि से जो चीजें हमारे यहाँ संभव था, ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो आर्थिक विषमता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं रही। हमारे यहाँ अमीर से अमीर, धन्ना सेठ से लेकर समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति के बीच की आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी जी। लेकिन वहां पर हम सांस्कृतिक पर्व और तमाम जो दूसरे आयाम हैं समाज के, उसमें हम बहुत विविधता देखते हैं जी। और हम स्वतंत्रता के बाद जो चीज देखी है, जो अंग्रेजों के काल में जो हमको सबसे जो हमारी कमजोरी बनकर उभरी, वो आर्थिक विषमता थी जी। तो गरीबों को आमदनी न होना, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के पर्याप्त व्यवस्था न करना, रोजगार की व्यवस्था न करना, हमारी पूरी शिक्षा नीति ही एक तरह से रोजगार मूलक नहीं रह गई थी। तो इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए जो मोदी सरकार ने प्रयास किए, पिछली सरकारों ने भी प्रयास किए, लेकिन इन सरकारों ने कुछ मिशन बनाकर जो प्रयास किए, जिसमें किसानों को एक इनपुट सब्सिडी के रूप में 6,000 रुपए जो सम्मान राशि दी जा रही है, जो हमने ये तय किया कि पूरे देश को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता अभियान भी इससे जुड़ता है, उज्ज्वला योजना। देखिए, हम जब प्रदूषण की बात करते हैं तो हम तो वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। जो हमारी माताएं घर की चारदीवारी में रसोई की धुएं से जो प्रदूषित होती थी, जिससे उसके श्वास की बीमारी और जो उसकी आंखों को तकलीफ होती थी, उसको दूर करने के लिए जब एक तकनीक उपलब्ध है एलपीजी गैस का, उसको गांव-गांव में गरीब के घर में पहुंचाना, 2024 तक के सबके घर पक्के हों, सबकी छत हो, इसकी व्यवस्था करना इस जल जीवन मिशन है। उसके जरिए हर गांव में, हर व्यक्ति के घर में नल हो। देखिए, आपने स्वच्छता अभियान के जरिए सबके घर में पक्के शौचालय तो बना दिए, लेकिन घर में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो शौचालय को साफ करने की अपनी समस्या है। तो मुझे लगता है ये स्वच्छता अभियान के साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ मसला है, वो जल जीवन मिशन है, सबके घर में नल हो। तो इस तरह से सबके जीवन में परिवर्तन लाना, केवल कुछ चिन्हित लोगों का ही जीवन स्तर न बदले, सबका जीवन स्तर बदले। और एक बात आपने जो कही, सबका साथ, सबका विकास, इसमें सबका विश्वास भी है और सबका प्रयास जो है
ये इस सरकार के मूल मंत्र में हम इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं कि बहुत सारे कार्य सरकार को नहीं, समाज को करने होते हैं, व्यक्ति को करने होते हैं। जब तक समाज और व्यक्ति देश के कार्य में नहीं जुड़ेगा तो देश उन्नति नहीं करेगा। तो सरकार की योजनाओं में जनता को, समाज को जोड़ने का जो प्रयास है वो भी सरकार की एक विशेषता के रूप में है। जी शशांक जी, अभी आपने बात की स्वच्छता की। बीते 8 सालों में हम वैसे तो बहुत बदलाव हमें देखने को मिले हैं, लेकिन देश की जो कार्य संस्कृति है, जो हमारे नागरिक हैं, उनके व्यवहार में भी यूं कहें कि एक आमूलचूल, एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। हम स्वच्छता की बात करें तो उस मामले में, हम जो डिजिटल लेन देन होता है उस मामले में, और यदि और ऊपर उठकर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट जब शुरुआत हुआ था तो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब यूनिकॉर्न के मामले में हमारा देश अग्रणी देश बन चुका है। छोटे छोटी जगहों पर छत्तीसगढ़ में भी कई स्टार्टअप शुरू हो गए हैं जो सफलता के साथ चल रहे हैं। तो लोग अब नौकरी नहीं मांग रहे हैं बल्कि नौकरी देने वाले बन गए हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे देश की एक जो बड़ी समस्या है, 1991 में जब हम लोगों ने उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई जी, तो हमको ये लगा था कि ये भारत के अंदर में एक रोजगार के बहुत बड़े अवसर देगा जी। लेकिन हुआ ये कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज भारत के अंदर आई कि वहां पर भारत में जो आकार की बेरोजगारी थी, जिस संख्यात्मक दृष्टि से बेरोजगारी थी, सबको उस तकनीक में शामिल करना संभव नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ आर्थिक विकास बहुत हुआ जी, हमारे यहाँ पे तकनीक, औद्योगिक विकास हुआ, खासकर सेवा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन क्षेत्रों में भी जब टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ, ज्यादा से ज्यादा आईटी सेक्टर का उपयोग होने लगा, तो ये बेरोजगारी बढ़ती चली गई। इसका सीधा सीधा एक ही रास्ता हो सकता था कि हम छोटी छोटी इकाइयों को बढ़ावा दें जी। जैसे अभी आपने कहा कि हम जो कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले बच्चे हैं उनको नौकरी लेने वाले ना बनाकर नौकरी देने वाले में अगर तब्दील कर दें, तो एक और योजना का नाम जो मुझे लगता है कि आपसे मिस हुआ, वो था मुद्रा योजना। जी बिल्कुल। मुद्रा योजना में देखिए आप, लगभग 3 करोड़ युवाओं ने, 2,92,00,000 लोगों ने ये मुद्रा योजना के तहत लोन ली है जी। मैं कहता हूं कि इसमें से 75% भी असफल हो जाए तो 25% की सफलता आप मानिए, 75 लाख लोग अगर अपने पैरों पर खड़े होते हैं जी, तो वो अभी एक रोजगार का बहुत बड़ा एक आता है। और स्टार्टअप की जो आपने बात कही, यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो कोविड के समय में जो उन्होंने कहा था कि ये आपदा ही अवसर है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत की ओर हमको जाना चाहिए, उस आत्मनिर्भर भारत का जो प्रसाद है वो इस कदर है कि आज हम जो हमारे सुरक्षा बलों को आवश्यक उपकरण हैं, जो सैन्य उपकरण है, वो भारत में इतनी तेजी से बन रहे हैं। जो पहले हम मोबाइल चीन से और दूसरे देशों से आयात करते थे, अब हम आयात करने के बजाय भारत में बना रहे हैं। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भारत अब मोबाइल को एक्सपोर्ट करने वाले अग्रणी देशों में आ गया है। जी बिल्कुल। आज फार्मास्यूटिकल का जो एक्सपोर्ट है पिछले महीने, वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर था। आज एफडीआई भारत में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक जो विचार होता है किसी सरकार का कि सर्वांगीण विकास हो, और वो विकास ऐसा हो कि आने वाले लंबे समय तक जिसका प्रभाव इस देश में रहे। तो आप जब तक अपने देश को अपने पैर पर खड़े नहीं करेंगे, शुरुआती दौर में जरूर लगा कि पता नहीं ये क्लिक करेगा या नहीं, बहुत सारे लोगों ने संदेह की दृष्टि से भी देखा जी। लेकिन इस सरकार के ज्यादातर जो निर्णय थे, उसकी नीतियां थी, वो कहीं ना कहीं सफल होते दिखती हैं। क्योंकि विकल्प जी, मैं ऐसा मानता हूं कि नीति के साथ साथ अच्छी नीयत का होना भी उस नीति की सफलता के लिए आवश्यकता है। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। हमने शुरुआत में कही कि पिछली सरकारों ने भी खेती को ठीक करने का प्रयास किया जी, लेकिन खेती को ठीक करने का प्रयास हमने क्या किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर। इस सरकार ने पहली बार कहा कि हम खेती को सस्ती करें। आपको याद होगा कि जीरो पावर एग्रीकल्चर की बात की गई, हमने जैविक कृषि की बात की। देखिए, खेती में कीमत कैसी बढ़ती है, तो आप महंगी जो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, एक तरफ तो ये खेत को जहरीली बनाती है, उसको अनुपजाऊ बनाती है, और दूसरा जो है ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है जी। तो एक तरफ सरकार ने कहा कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तो हम एक निश्चित दर से बढ़ाएंगे, आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करिए जी। तो हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पिछले 8 वर्षों में बहुत अच्छा रहा है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है। बहुत बढ़िया शशांक जी, आपने सरकार की उपलब्धियां तो बेमिसाल हैं और बहुत सारी हैं, लेकिन आपने गागर में सागर भरने की कोशिश की है इस सीमित समय में। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी नमस्कार।
तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक का समापन होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।